नमस्कार मित्रों, मैं जयशंकर तिवारी गंगा कावेरी व्याख्यान माला में आपका स्वागत करता हूं। आज 86वां व्याख्यान है और हमारे साथ जुड़ चुके हैं आज के मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर पुरुषोत्तम दुबे जी, जो युग प्रवर्तक नाटककार मोहन राकेश और उनके नाटकों के विषय में अपने विचारों को साझा करेंगे। मैं बतौर संचालक आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर दुबे का आयोजक मंडल और आप सभी की ओर से स्वागत करता हूं, अभिवादन करता हूं आपको। मैं स्वागत करता हूं लाल बहादुर शास्त्री डिग्री कॉलेज के प्राचार्य महोदय डॉक्टर रविंद्र कुमार जी का और हिंदी विभागाध्यक्ष गुरुवर डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र सर का। इसके साथ पॉम्पे कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम केवी महोदय का और वहीं के हिंदी विभागाध्यक्ष हमारे मित्र डॉक्टर एस.ए. मंजुनाथ जी का, जिनके साथ मिलकर के ये गंगा कावेरी व्याख्यान माला सतत अग्रगमन कर रही है। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी सुधी श्रोताओं का, जो देश के अलग अलग हिस्से से हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, जिसमें साहित्यकार मित्र हैं, जिसमें हिंदी प्राध्यापक साथी हैं, जिसमें शोधार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, साहित्य प्रेमी हैं। मैं सभी का इस पटल पर हृदय से स्वागत करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। 85 व्याख्यान अब तक संपूर्ण हो चुके हैं। आज 86वां व्याख्यान है और हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर पुरुषोत्तम दुबे जी मोहन राकेश के बारे में, उनके नाटकों के बारे में अपना वक्तव्य आज प्रस्तुत करेंगे। तो मैं उनका संक्षिप्त परिचय देने के लिए अपने मित्र डॉक्टर एस.ए. मंजुनाथ जी, जो कर्नाटक प्रांत में मंगलुरु में पॉम्पे कॉलेज एकला में हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं और कर्नाटक राज्य विश्वविद्यालय महाविद्यालय हिंदी प्राध्यापक संघ के अध्यक्ष हैं, मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं कि आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर पुरुषोत्तम दुबे जी का संक्षिप्त परिचय देकर आभारी बनाएं। डॉक्टर एस.ए. मंजुनाथ जी। धन्यवाद तिवारी जी, परिचय देने हेतु मुझे अवसर देने के लिए। सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर एस.ए. मंजुनाथ, हिंदी विभागाध्यक्ष पॉम्पे कॉलेज हैकड़ा मंगलुरु कर्नाटक से। और इस जो व्याख्यान देने हैं तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदरणीय डॉक्टर पुरुषोत्तम दुबे जी, मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं। इनका आप सभी की ओर से मैं स्वागत करता हूं। और इसके साथ आज के मुख्य वक्ता जो है डॉक्टर पुरुषोत्तम दुबे जी, इनका क्योंकि विस्तृत इनकी जो व्यापक जानकारी वाला परिचय है, समय को ध्यान में रखते हुए संक्षिप्त रूप से मैं इनका परिचय आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। आज के मुख्य वक्ता है डॉक्टर पुरुषोत्तम दुबे। जन्म आगर मालवा मध्य प्रदेश में। शिक्षा एमए हिंदी पीएचडी। अभी सेवानिवृत्त प्राध्यापक उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन से। और इनके मार्गदर्शन में 30 जो पीएचडी उपाधियां जो प्राप्त हो चुकी हैं, मतलब इन्होंने 30 शोधार्थियों का मार्गदर्शन पीएचडी के लिए इन्होंने किया है। और इनके द्वारा प्रकाशित पुस्तकों की जो लंबी सूची है, उनमें कुछ पुस्तकों का नाम मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। सीढ़ियां और शिखर इनका यह निबंध संग्रह है। एक नज्म प्यार की एक लंबी कविता है। जिंदगी ये जिंदगी गजल संग्रह है। और लघु कल्प लघु कथा संग्रह है। और छोटे छोटे साहिबान, यह भी एक लघु कथा संग्रह है। इनकी इस अध्यापन और साहित्यिक जो सेवा को ध्यान में रखते हुए ये कई पुरस्कार और सम्मान से जो पुरस्कृत हुए हैं। इनमें से पंजाब कला साहित्य अकादमी पुरस्कार जालंधर द्वारा विशिष्ट अकादमिक के रूप में 2010 को इनका सम्मान किया गया है। साहित्य चेतना है तो आयकर इंदौर द्वारा प्रशस्ति पत्र 2011 में इनको प्राप्त है। और उसके साथ हिंदी लघु कथा के क्षेत्र में स्वर्गीय रास बिहारी पांडे स्मृति कथा सम्मान जबलपुर 2013 में इनको प्राप्त है।
और लघुकथा आलोचना की दिशा में अभीष्ट का सम्मान मुंबई से 2018 से ये सम्मानित है। 2018 में लघुकथा के समीक्षक का सम्मान डॉक्टर मनु गुप्त मानव सम्मान नारनौल 2018 में इनको प्राप्त है। और लघुकथा समालोचना के क्षेत्र में क्षितिज संस्था द्वारा जो इंदौर में है 2020-21 में सम्मानित हुए हैं। और इसके साथ साथ हिंदी के अनेक प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में आलेख, गजल, कहानियां, समीक्षा, ललित निबंध, कविता आदि समय समय पर प्रकाशित होते रहे हैं। तो आज के मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर पुरुषोत्तम दुबे। इनका आज का विषय है मोहन राकेश और उनके नाटक, क्योंकि मोहन राकेश इनके जो उनका नाटक जो भी हो उनके अति प्रिय विषय है। इस प्रिय विषय पर आज हमारे सामने अपना विचार साझा करेंगे डॉक्टर पुरुषोत्तम दुबे, वरिष्ठ साहित्यकार एवं सेवानिवृत्त प्राध्यापक, उच्च शिक्षा विभाग, मध्य प्रदेश शासन, अभी इंदौर में है मध्य प्रदेश में। सर आपका स्वागत। धन्यवाद मित्र डॉक्टर श्री मंजुनाथ जी। आपने आज के मुख्य वक्ता आदरणीय दुबे महोदय का बहुत सुंदर परिचय दिया। चूंकि परिचय बिल्कुल ठीक कहा आपने, काफी विस्तृत है। अकादमिक जीवन भी आपका लंबा रहा, दीर्घकालिक जो है सेवा आपने की शिक्षण के क्षेत्र में और अकादमिक क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में आपका महत्वपूर्ण प्रदेय है। तो मैं बहुत आदर के साथ आपको आमंत्रित करता हूं आज के मुख्य जो विषय है जिस पर आज सर को व्याख्यान देना है। डॉक्टर दुबे जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। धन्यवाद। और ये मेरे लिए बड़ी प्रसन्नता का अवसर है कि मैं गंगा कावेरी व्याख्यानमाला का एक हिस्सा बना हूँ। ये मेरे लिए निसंदेह गौरव की बात है। गंगा का भी स्नान मैंने किया है और मैसूर में जो कावेरी है वहाँ का भी आनंद उठाने का अवसर मुझे मिला है। तो इस तरीके से एक जो मुझे लाभ मिला है उसका एक जिसको कह सकते हैं उसका प्रतिफल आज मेरे हिस्से में यह आया है कि मैं आप सभी के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। मेरे सुनने वालों में मेरे सभी प्राध्यापक साथियों, शोधार्थियों और सारे साहित्य में अभिरुचि रखने वाले सहृदय सामाजिकों। दरअसल मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करना चाहूँगा कि टेरेस पर, छत पर 3 व्यक्तियों के हाथ मिलते हैं, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश। गर्मजोशी से हाथ मिलते हैं, तीनों कहानीकार। एक हाथ पीछे हट जाता है, शेष बचते हैं 2 उपन्यासकार, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव। गर्मजोशी से हाथ मिलते हैं, फिर एक हाथ पीछे हट जाता है राजेंद्र यादव का, अकेले बचते हैं नाटककार मोहन राकेश। इसी मोहन राकेश की नाट्य कला के ऊपर और उनके व्यक्तित्व पर मैं आपके बीच चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। दोस्तों, एक बड़ी बात है कि जब हम अपने आसपास के परिवेश पे अपनी दृष्टि डालते हैं और समकालीनता को जब हम देखते हैं, समझते हैं, तो हम ये जानते हैं कि इस आधुनिकता के अंदर कितना पारस्परिक द्वंद्व, कितना मानसिक तनाव, कितना विघटन और कितनी दूरियां हम अपने सामाजिक जीवन के अंतर्गत देख रहे हैं। मोहन राकेश ने अपने इन नाटकों में आधुनिक काल की इन्हीं विशद समस्याओं का चित्रांकन पौराणिक पात्रों के माध्यम से और आधुनिक समय के पात्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तो हम
देखते हैं सिलसिलेवार उनके 3 नाटकों के बारे में आज हम विशद चर्चा करेंगे, जो हमारे आधुनिक जीवन में व्याप्त समस्याओं के निष्पादन के लिए भी एक प्रकार का माध्यम बनेगा और शोधार्थियों के लिए भी यदि वे शोध आलेख प्रस्तुत करते हैं तो इसके अंतर्गत निस्संदेह उनको एक नई दृष्टि और मार्गदर्शन मिलेगा। मित्रों, आते हैं हम, ये बात शुरू करने से पहले मैंने बता दिया कि आधुनिक काल के सबसे सर्वोत्कृष्ट नाटककार मोहन राकेश है और उनके 3 नाटक जैसा कि आप सभी जानते हैं, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे। राकेश के बारे में कहा जाता है कि वह डाक बंगलों का कहानीकार है। डाक बंगले का कहानीकार अर्थात वह जमीन से जुड़ा हुआ ऐसा कहानीकार है जिसको कि मानव के जीवन में व्याप्त समस्याओं का बहुत समीप से ज्ञान। अतः उनके केंद्र में इन्हीं जो आधुनिक युग की जो समस्या हैं उन्हीं को केंद्र में रख करके उन्होंने अपने नाटक का स्वरूप खड़ा किया है। आइए हम सबसे पहले राकेश के आषाढ़ के एक दिन पर चर्चा करते हैं। आषाढ़ का एक दिन कालिदास का जो एक आषाढ़स्य प्रथम दिवस है, इस भावभूमि को स्पर्श करते हुए कालिदास के चरित्र को आधार बना करके राकेश ने आषाढ़ का एक दिन नाटक की रचना की है। पूछा जाता है कि कालिदास ही क्यों? जवाब मिलता है राकेश की ओर से कि कालिदास हमारी सृजनात्मक शक्ति का प्रतीक है। आषाढ़ का एक दिन नाटक की जो सृजनात्मक शक्ति है वो कालिदास के चरित्र के माध्यम से राकेश को मिली है। और राकेश का मोह इस संस्कृत कालीन चरित्र के ऊपर निसंदेह इसलिए भी था कि उन्होंने संस्कृत में भी एमए किया था। आपको बता दूं कि पाकिस्तान में 18 वर्ष की उम्र में उन्होंने शाम ढले नाम की फिल्म बनाई थी। तो ऐसा ये संस्कृत साहित्य और हमारी भारतीय पौराणिक चरित्रों का जो एक मेरुदंड हम इस चरित्र को कह सकते हैं, उस चरित्र को आधार बना करके इस चरित्र के माध्यम से आधुनिक काल की समस्याओं का निष्पादन करने बाबत राकेश ने इस चरित्र का चयन किया। चरित्र की कथा आप सभी यदि आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, ग्राम प्रांतर से शुरू होती है। कालिदास के पूर्व जीवन पर चर्चा करना मैं यहाँ लाजिमी नहीं समझता हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि ग्राम प्रांतर में रहते हुए कालिदास अपनी रचनाओं को प्रस्तुत करते हैं, लिखते हैं, समझते हैं और इस ग्राम प्रांतर के अंदर ही उनका भावनात्मक जुड़ाव मल्लिका नाम की नायिका से होता है। मल्लिका को जो कालिदास का स्पर्श है, भावात्मक स्पर्श, वो स्पर्श उसको अंतस्थ कितना गुदगुदा देता है। ये एक दृष्टि है मोहन राकेश की कि उसका प्रेम का जो अंकुरण है, उस अंकुरण को उन्होंने प्रथम अध्याय के अंतर्गत बहुत ही बड़ी खूबी से वर्णित किया है। वो बारिश में भीगती है, कहती है, झूमती है, कहती है कि मैंने भावना से भावना का वर्ण किया है, माँ से लिपटती है, माँ के गोद में लेटती है। ये सारे जो दृश्य हैं, ये दृश्य इतने रोचक, इतने मनोरम मोहन राकेश ने अपने प्रथम अध्याय में खड़े कर दिए हैं कि लगता है कि हम इन सारे दृश्यों को इस तरीके से जुड़ करके देखते हैं जैसे ये हम सबके साथ घटित हो रहा है। ये प्रेमाभिव्यंजना, ये भीतर ठहरी हुई अनुभूति, ये आलोड़न मालोड़न, ये हिलोर लेता हुआ मन, उसके तरंगे, ये जिस तरीके से राकेश ने उसके अंतर्गत अभिव्यंजित की है, वो निस्संदेह उनकी जो एक भाषा का समुच्चय है, उस समुच्चय का बहुत ही शानदार और मनोरम उदाहरण हुआ है। और इसी से ये राकेश अपने इस नाटक को सफलता की कगार की ओर लेकर के आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये है
कि कालिदास क्या है, एक कवि है मात्र है, रचना मात्र स्थापित तो नहीं है, उसका स्थानापन्न तो नहीं है, उसकी लोक जीवन में पहचान तो नहीं है, उसके पास कोई प्रमाण तो नहीं है। मल्लिका उससे कहते हैं कि प्रतिभा जब तक स्थापित नहीं होती तब तक प्रतिभा का जो है वो स्वरूप निखर के नहीं आता। लिहाजा अपने इस प्रेयसी के इस तरीके से वचन से अनुप्रेरित होकर के कालिदास उसी को शक्ति मान करके और उज्जैनी का पथ पर निकल पड़ता है और वहां विक्रमादित्य के दरबार में शामिल हो जाता है, जहां उसके व्यक्तित्व की स्थापना होती है, जहां वह अपनी सारी रचनाओं को, जिसमें अभिज्ञान शाकुंतलम है, ऋतु संहार है, इन सारी रचनाओं को वो पढ़ता है। लेकिन एक भावनात्मक जुड़ाव आप देखिए कि जो भी उज्जैनी से ग्राम प्रांतर की ओर आने वाले सौदागर आते हैं, उन सौदागरों से मल्लिका कालिदास की कृतियों को खरीदती रहती है। यहाँ एक जो लिंक बद्धता है नाटक की रचनाकार ने खंडित नहीं की, लेकिन इसके पार्श्व में मल्लिका अपने जीवन को समर्पित कर देती है कालिदास को, माँ की भावना ताड़ देती है कि इस व्यक्ति से ये शादी करेगी तो कभी के पास है क्या। ये आधुनिक बोध है, आधुनिकता बोध है। ये जो आज की जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है, जो आज का जीवन दर्शन है, उससे जुड़ा हुआ माँ का प्रश्न है। माँ तो चाहती है कि उसकी बेटी को ऐसा वर मिले जो सामाजिक तरीके से उसको संभाल सकते, उसकी गृहस्थी को चला सकते, उसके दायित्व का निर्वहन कर सकते। वहां खड़ा होता है विलोम। राकेश कहता है विलोम का अर्थ हम सब जानते हैं। राकेश ने विलोम से कहलवाया कि विलोम की शादी अंततः मल्लिका से हो जाती है। कालिदास उसके जीवन में भावात्मक रूप से तो जुड़ता है, लेकिन सांसारिक रूप से विलोम जुड़ जाता है। और देर बाद जब नाटक के पर्यवसान बिंदु पर हम आते हैं तब विलोम कहता है कि विलोम क्या है, एक सफल कालिदास, और कालिदास क्या है, एक असफल विलोम। तो ये जो एक संवादात्मक ढांचा नाटककार अपने नाटक के पार्श्व में रखते हैं, ये बड़ा अजीब ढांचा है। उसके बाद में त्रिकोण पैदा होता है कि कालिदास की जो प्रशस्तियां हैं वो रंग लाने लग जाती है, और वहाँ उसकी जो प्रतिभा है, उस प्रतिभा को अभिषिक्त किया जाता है और उसे कश्मीर का शासक नियुक्त कर दिया जाता है विष्णुगुप्त के नाम से। और सम्राट अपनी बहन प्रियंगु मंजरी का विवाह कालिदास के साथ कर देता है। कालिदास वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन जब कश्मीर जाते हैं कालिदास तो प्रियंगु मंजरी उस ग्राम प्रांतर में जाती है, और ग्राम प्रांतर में जाकर के वहाँ के जो पत्थर है, वहाँ की जो घास फूस है, वहाँ की कुछ ऐसी चीज़ें हैं, उन चीज़ों का कलेक्शन करती है, मल्लिका से मिलती भी है। और कलेक्शन करके वो इसलिए वो ग्राम ले जाना चाहती है कश्मीर में, ताकि कालिदास को उन चीज़ों को देखता रहे और उसका मन वहाँ रमता पड़े। उसको उन चीज़ों को देखते उसे ग्राम प्रांतर की याद नहीं आए। लेकिन अंततः कश्मीर में उपद्रव होता है, और उपद्रव होने के बाद में कालिदास एक रात अपना कश्मीर का राज्य शासन छोड़ करके चला आता है, ग्राम प्रांतर में आ जाता है। और ग्राम प्रांतर में आने के बाद वो मल्लिका के घर जाता है। इस बीच मल्लिका की गोद में विलोम के माध्यम से एक बच्ची आ जाती है। यहाँ कालिदास को घर नहीं मिलता। घर नहीं मिलता, ये मोहन राकेश का एक बहुत बड़ा सवाल उनकी जिंदगी में रहा है। घर की तलाश राकेश को मुकम्मल तौर पर हमेशा हमेशा रही। अब आइए थोड़ी सी चर्चा हम इस घर की तलाश का जो मुहावरा उसको चरितार्थ करने के पहले हम लहरों के रास अंश पर थोड़ी चर्चा करें।
अश्वघोष का सौंदर्यानंद, जिसमें कथा भी है नंद और सुंदरी की। उसमें अश्वघोष ने काफी अपनी कल्पना का प्रसार करके उस कथा को रंग रूप दिया है। राकेश ने भी इसमें अपनी कल्पना का संयोग बैठाया है। और अब सुंदरी और नंद है। इसका जो कथानक है वह सांसारिकता और आध्यात्मिकता के बीच में झूलने वाला कथानक है। एक और सांसारिकता है, दूसरी ओर आध्यात्मिकता है, और उसके बीच देहरी पर नंद और सुंदरी खड़े हैं। आकर्षण भी है, आकर्षण भी है। सुंदरी जानती है कि यदि बुद्ध संसार में जुड़े रह सकते थे, यदि यशोधरा में आकर्षण होता तो। इसलिए उसने सोच रखा है, मान रखा है कि नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाए रख सकता है और उसका आकर्षण उसको बुद्ध बना देता है। इसलिए दृष्टि राकेश की बराबर लहरों के राजहंस में काम करती है। राकेश ने यहां बताया है, बल्कि एक अलग ही ढंग से इस नाटक की प्रस्तुति राकेश ने की है कि इस नाटक में कहीं भी बुद्ध का और यशोधरा का चरित्र प्रत्यक्ष रूप में आता नहीं है, लेकिन जो ध्वन्यात्मकता है इस चरित्र की, इस नाटक के पार्श्व में बराबर नाटक की धड़कन बन करके धड़कती रहती है। यशोधरा आज जाना चाहती है, वह संसार का परित्याग करके बुद्ध की दिशा में जाना चाहती है, तपस्विनी बनना चाहती है। इसका कहीं प्रभाव नंद पर न पड़े। देखिए, सांसारिक जो एक वह को है, उसको बांधे रखने में राकेश कितना सावधान है। इसका प्रभाव कहीं नंद पर न पड़े। ज्ञानी और गुणी सुंदरी उसी घड़ी कामोत्सव का आयोजन करती है, ताकि नंद इस उत्सव से जुड़ करके उसका बना रहे। अब वह अपना श्रृंगार सजाना चाहती है कामोत्सव में भाग लेने के लिए, और नंद के हाथ में दर्पण दे देती, ताकि नंद कहीं विचलित न हो। बुद्ध का प्रभाव नंद के भीतर कहीं है, लेकिन उसके हाथ में जब वो दर्पण दे देती है सुंदरी, और उसके हाथ में रखे दर्पण में अपने मुख को देख करके वह अपना श्रृंगार सजाती रहती है, तो यहाँ इस घड़ी में नंद अपने आप से सवाल करता है कि जब वह उसका जो रुंड मुंड हो जाता है, एक मतलब जब उसके केश चले जाते हैं बुद्ध की मतलब अनुयायी के तरीके से, तो वहाँ उसके प्रश्न खड़े होते हैं कि उसका केश उसे वापस मिल जाए, ताकि वह सुंदरी की परितुष्टि कर सके कि उसका नंद उसके पास है। लेकिन अंततः दरवाजे के ऊपर गौतम बुद्ध और उनके अनुयायियों की धम्मम शरणम गच्छामि की आवाजें आती रहती है। सुंदरी इस लहरों के राजहंस नाटक की संज्ञा की तो परिभाषित करने के अर्थ में बताते रहते हैं कि कालिदास यदि उन लहरों पर आता और ये झूमते हुए हंस को देखता, तो शायद वह भी अपना
शायद वो भी अपना इस प्रकार का जो बुद्ध होता है, वो भी अपना शायद ज्ञान देने में अक्षम होता, इन प्यारे प्यारे हमसे जो जो करके उसका मन भी तंग। देखो माइक ऑन है आपकी, माइक ऑन है, तो शायद वह प्रकार से प्रश्न खड़ा करती है, लेकिन महबूब जी अपना माइक बंद कीजिए। ये किसी का माइक है खुला हुआ, हाँ सर। लेकिन आप ये देखिए कि वे तैरते हुए राजहंस, वे लहरों के राजहंस, क्या प्रतीकात्मकता है राकेश की, कि एक और सुंदरी सोच रही है कि यहाँ यदि इस किनारे पर बुद्ध आते और अपने इस प्रकार के ये प्रवचन करते तो वे शायद वे अपने प्रवचन को संपूर्ण बनाते हंसों की जोड़ी का प्रेमालाप करते हुए। मगर जैसे कहते हैं ना कि कुछ घटनाएं घट जाती है, कुछ घटनाओं का घट जाना नीति है। हंस भी कब तक उस जल से अपना मोह पालते, आखिर जल के मोह को छोड़ करके हंस भी उड़ जाते हैं। अब नंद क्यों विचलित न हो, क्या चीज बांधी है आप देखिए, क्या संबंध नायक ने जिंदा किया है कि हंस उसका मोह छोड़ करके जल का मोह, जबकि जल उनका जीवन का सर्वोत्कृष्ट आधार है और उसी में शोभित होकर के हंस शोभायमान होते हैं और उनके शोभायमान होने से ही जल तरंगायित होता है। लेकिन जल की माया को छोड़ करके हंस भी उड़ जाते हैं, नंद भी विचलित हो जाता है। दरवाजे पर बुद्धम शरणम गच्छामि की आवाजें आ रही हैं और आईना उसके हाथ से छूट जाता है। आईने का छूट जाना शायद सुंदरी के लिए अपशकुन हो। रचनाकार लिखता नहीं है, ये हमारे सांस्कृतिक बोध है, ये हमारे मूल्यों की परखता है, ये हमारी पारंपरिक सोच है जो अब तक चली आ रही है, अद्यतन चली आ रही है। इन मूल्यों को लेकर भी यदि कोई नाटककार इन मूल्यों का रोपण अपने नाटक के अंतर्गत करता है तो नाटक के मूल्यों के साथ दृष्टि संपन्नता का सवाल है। दर्पण छूट जाता है, सुंदरी को अकेला छोड़ करके उसके सजते हुए सौंदर्य का मोह त्याग करके, जैसा कि सुंदरी का अंतर्द्वंद था, इसलिए तो वो बांधे रखना चाहती थी नंद को, कहीं उसके भीतर भी इस प्रकार की एक धनक थी और ये सत्यापित हो जाती है और वह नंद कालिदास बुद्ध के शरणों में बुद्धम शरणम गच्छामि कहता हुआ चला जाता है। कश्मीर से आया हुआ कालिदास ग्राम प्रांतर में आता है, मल्लिका की शादी विलोम से हो जाती है और वहां उसके मल्लिका विलोम से उसको बच्ची होती है, तो वहां जब आता है तो फिर उसको घर नहीं मिलता। यहाँ नंद के रूप में कालिदास, यहाँ नंद के रूप में आता है कालिदास, तो नंद भी अपना मतलब ये अपना घर को छोड़ करके और बुद्धम शरणम गच्छामि चला जाता है, यहाँ भी उसे घर नहीं मिलता। ये एक जो आंतरिक संबद्धता है इस नाटकों के भीतर, इस दृष्टि से भी आपको नाटक को देखना पड़ेगा कि राकेश कहां से चल रहा है, वह भीतर से जुड़ा हुआ है, यहां भी उसे घर नहीं मिलता। बहुत अच्छे परिदृश्य हैं, हम थोड़ी देर बाद समय पर रहते हुए इनके संवादों के ऊपर बात करेंगे, लेकिन मैं अभी चूंकि घर के तारतम्य में अपन बात कर रहे हैं तो मैं इसी सिलसिले में तीसरा नाटक आधे अधूरे लाता हूँ। आधे अधूरे नाम से जाहिर है कि सब कुछ आधा अधूरा है। आज की जिंदगी तो यही है, कहीं भी जिंदगी की संपूर्णता नहीं। यदि हम एक आदमी एक व्यक्तित्व को देखें तो हम ये देखेंगे कि आज का आदमी क्या है, उसका एक पैर सिटी बस के पायदान पर है, उसका दूसरा पैर
अपनी मंजिल की तरफ जाने के लिए तत्पर है। उसका एक हाथ सिटी बस के रेलिंग को पकड़ा हुआ है ताकि बस में जगह ही नहीं है उसको बैठने की। उसके दूसरे हाथ में फाइल है। उसके एक आंख के अंतर्गत भविष्य है, दूसरे आंख में उसका अपने कार्यालय में निपटाने वाले काम की जिम्मेदारियां हैं। कितना विभक्त है आदमी आज का, कहीं भी अपने में अपूर्ण नहीं। इस अपूर्ण आदमी को राकेश ने अपने नाटक आधे अधूरे के बीच में लाने का यत्न किया है और उसके अंतर्द्वंद को रेखांकित किया है। आधुनिकता कहाँ है? इस नाटक में सर्वांगीण रूप में आपको आधुनिकता के परिदृश्य देखने को मिलेंगे। यहाँ की नायिका है सावित्री, उसका पति है महेंद्रनाथ, व्यापार में नुकसान हो चुका है, अब नाकार है, कुछ नहीं करता। सावित्री नौकरी करती है, उसके ऊपर उसका जीवन चलता है। और लेकिन सावित्री संतुष्ट नहीं है अपने पति से, क्योंकि वो आधा अधूरा है, उसकी जिम्मेदारियों को बहाल नहीं कर रहा है, अपने दायित्व बोध को बहाल नहीं कर रहा है, अपनी संतानों के प्रति किसी प्रकार की जिम्मेदारी का निर्वहन वह नहीं कर पा रहा है। तो वह ऐसा पति उसके पल्ले बंधा हुआ है, इसका अफसोस है, वह अधूरी है। वो छटपटाती है कि कहीं तो उसे पूर्णता मिले। तो वह अपने ऑफिसों के भीतर, अपने कार्यालय के भीतर इस तरीके के आदमी को देखते हैं जिसका एहसास उसको नारी होने की पूर्णता दिला सकता है। वो भटकती रहती है अपने अधूरेपन को भरने के लिए। वहाँ उसे बहुत लोग मिलते हैं, जुनेजा मिलता है, मनोज मिलता है, ऐसे चरित्र मिलते हैं। लेकिन अंततः इन चरित्रों के भीतर भी वह वही देखती है कि वस्तुतः कोई भी इनमें से पूर्ण नहीं है। अब वो आती है अपने परिवार में, तो उसके एक मित्र जो मनोज होता है, मनोज से उसकी बड़ी बेटी बिन्नी शादी करके चली जाती है। बिन्नी मनोज से शादी कर लेती है, जो सावित्री का मित्र भी है। अब सवाल ये है कि जो बिन्नी है, वो बिन्नी जब जब भी मनोज के साथ अपने मायके में या सावित्री घर आती है, तो उसका जीवन भी अभावग्रस्त है, उससे भी वह सुख नहीं है। और लांछन ये कि वह सावित्री को कहती है कि जो अभाव मैंने अपने पल्लू में बांधा है, वो अभाव में इसी घर से लेकर के गई। उसने देखा है ना, उसने देखा है कि अभाव में इसी घर से लेकर के गई है। व्यक्ति अभाव की तरफ देखता है, दुख अभाव की तरफ से आता है। और यही इस नाटक की सबसे बड़ी आधुनिकता, और इसी कारण मोहन राकेश आधुनिक समय के बड़े नाटककार। उनकी एक लड़की है जो मनोज के साथ शादी कर लेती, बिन्नी। उनका एक लड़का है अशोक, उनकी एक लड़की है किन्नी। अशोक क्या है? कुछ नहीं है, क्योंकि जब महेंद्रनाथ ने दायित्व निर्वहन ही नहीं कर पाया अपने पति के लिए, तो अशोक युवा होने के बावजूद भी वह तो सिर्फ सिने तारिकाओं के, फिल्मी नायिकाओं के चित्रों को काटता रहता है, कटिंग करता रहता है। और किन्नी जो छोटी है, बहुत छोटी भी नहीं लेकिन छोटी तो है, टीन एज की 13 साल की किन्नी है। और किन्नी समय से पहले जवान हो गई। राकेश कहता है समय से पहले जवान हो गई। ये आज की आधुनिक पीढ़ी के अंतर्गत हम देख रहे हैं कि आज मैंने देखा है कि 2-2 साल के, 3-3 साल के, 4-4 साल के बच्चे आराम से मोबाइल पर अपना काम करते रहते हैं। आप भी परिचित हैं। तो ये उस समय ये बोध आ गया था कि पीढ़ी अपने समय में ही जो नौजवान हो जाती थी। तो राकेश ने उस समय की धड़कनों को देखते हुए कितना खूबसूरत निर्धारण किया है कि आने वाला समय किन्नी से भी आगे का समय होगा। कुछ चीजें 50 साल के बाद चरितार्थ होती है। आप मुक्तिबोध को जानते हैं कि कितने देर बाद और कितने दूर आने के बाद वह हमारे पठन पाठन का हिस्सा बना, लोग समझने लगे। राकेश ने भी, तभी तो हम उसको प्रासंगिक नाटक कह पाते हैं। तो आखिरकार महेंद्रनाथ अपने मित्र जुनेजा के जाता है।
न उसको सावित्री में इंटरेस्ट है क्योंकि सावित्री से वो धिक्कारा जाता है। सावित्री को महेंद्रनाथ से इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि महेंद्रनाथ को वह अनुपयोगी और अनुत्तरदायी समझती है। बराबर बराबर अंतर्द्वंद की रेखा दोनों के बीच में चलती रहती है। आखिरकार महेंद्रनाथ ब्लड प्रेशर का मरीज है। ये ब्लड प्रेशर शब्द नाटक किसको और भी कुछ टर्न कर सकता था। ब्लड प्रेशर शब्द को उसने रेखांकित किया है। बीपी, ये आधुनिक समय की बीमारी है। ये बीमारी भी इस नाटक का एक चरित्र बनती है। इसका पर्सोनिफिकेशन किया राकेश ने, किस अंदाज से कर दिखाया। देखिए ब्लड प्रेशर, और वो घसीटता घिसता जूने जाके माध्यम से उसके कांधे पर हाथ रखते हुए सावित्री के पास अपने घर लौटता है। कालिदास के रूप में ग्राम प्रांतर में उसको घर नहीं मिलता। लहरों के राजहंस में नंद के रूप में उसको घर नहीं मिलता, लेकिन आधे अधूरे के अंतर्गत महेंद्रनाथ के रूप में उसे घर मिलता है। ये जो एक टेबल के नीचे से एक जो घर की एक तलाश है, उस तलाश का जो एक रास्ता मोहन राकेश बनाते हैं, ये बड़ी दृष्टि संपन्नता है। ये राकेश ही कर सकते थे काम, और ये राकेश ने किया। बहुत जिम्मेदारी से काम किया उन्होंने। जहां तक सवाल है कि नाटक के शब्दों के लिए उनको फेलोशिप मिली थी। नाटक में शब्द, अब जब हम ये बात आते हैं कि राकेश के नाटकों पर कई कई सवाल खड़े हुए, आषाढ़ के एक दिन को लेकर के सवाल खड़ा किया, कालिदास की प्रामाणिकता को लेकर सवाल किया, उसके चरित्र के भीतर कई इस तरीके की बातें खोजी गई जो उसके चरित्र को नाकारा सिद्ध करती है। उसके चरित्र के साथ राकेश ने सही निर्वहन नहीं किया है, उसका चरित्र दुर्बल बताया है। अतिमानी चरित्र नहीं है, राकेश कहता है ये उसका अतिमानवीय चरित्र नहीं है, वो तो मानवीय है। इसीलिए वो राकेश की सृजनात्मक शक्ति, उस शरीर के माध्यम से उसको आधुनिक जीवन के भीतर व्याप्त जो झंझावात है, उन झंझावात को दर्शाना है, उसका अंतर्द्वंद को दर्शाना है, उनकी पीड़ा को रेखांकित करना है, उनकी भटकन को चरितार्थ करना। राकेश कहता है अलबत्ता ये पौराणिक चरित्र है, लेकिन आधुनिक समस्याओं का निष्पादन इस चरित्र के माध्यम से किया। उसका साफ कहना है कि इतिहास में से साहित्य होकर के नहीं गुजरता, बल्कि साहित्य में से कई कई इतिहास होकर के गुजरता है। कालिदास निसंदेह ऐतिहासिक पुरुष भी है, लेकिन उसके भीतर के चरित्र की जो एक, जिसको कह सकते हैं कि उसके चरित्र का जो एक चरित्र की भटकन है, टूटन है, कितना आघात झेला है उसने, उसके पैसे उसे नहीं मिली, उसके साम्राज्य में उसका मन नहीं लगा, उसके जीवन में जो तड़प है, भटकन है, बेचैनी है, जो एक तरीके से कह सकते हैं कि उसके जीवन का जो एक 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 एक, एक टूटा हुआ रूप है, वही रूप तो आम आदमी का है। राकेश ने इस आधुनिकता को बहुत नजदीक से समझा, जिया है ना उन्होंने। वो तो साफ कहते हैं कि भाई जो मैंने वही लिखा जो जिया हूं, जो जिया हूं मैंने वही लिखा है। तो कालिदास जो उनके पात्र बना है, वो पात्र मानवीय रूप में उन्होंने अपने नाटकों के भीतर उतारा है, ताकि आधुनिक जीवन की समस्याओं का उस पात्र के माध्यम से निष्पादन नाटककार कर सके।
नाटककार तो जानता था, नाटककार खुद भी जानता था। वो तो उसने एक लाइन उसकी डायरी में लिखी थी कि अपने से दूर निकल भागने के कई रास्ते होते हैं, एक रास्ता बातों के तिलिस्म में जा छुपने का होता है। लेकिन नहीं, उसने तो उन सारे तिलिस्म को खोला उस चरित्रों के माध्यम से कि हम अपने जीवन बोध को बहुत समीप से जान सकें, टाइम स्पिरिट को, समय की धड़कनों को हम सुन सकें, समझ सकें। तो वह कालिदास जिसको घर नहीं मिलता, वह नंद जिसको घर नहीं मिलता, वो महेंद्र नाथ के रूप में उसे घर मिलता है। ये इसकी सीक्वेंस है। आप उनकी कहानियों में भी टटोलिए, कहानियों में उनको हमेशा घर की तलाश रहती है। इनकी क्वार्टर कहानी पढ़ेंगे आप तो उसमें भी यही बात होती है। राजेंद्र नगर में वो रहते थे, राजेंद्र नगर में ही, दिल्ली के राजेंद्र नगर में उन्होंने कई घर बदले किराए से। घर में अपने स्टडी का कमरा बदलते थे, कमरे में अपनी स्टडी को बदलते रहते थे, इधर कभी उत्तर में, कभी पूर्व में, कभी दक्षिण में। अपनी कुर्सी पर बैठते थे तो पहलू बदलते रहते, कभी इस छोर में, कभी उस छोर पर। एक मुसलसल घर की, उनको निरंतर एक घर की तलाश थी। ये उनकी तलाश है, और ये तलाश, कमलेश्वर कहता है कि तलाश उनकी जारी रही है। वो अपने में कालिदास खोजते रहे, नंद खोजते रहे, और महेंद्र नाथ के रूप में उन्हें घर पाया। उसकी तलाश उनको जारी रही थी। और ये जितने भी नाटक लिखे उन्होंने अपनी हरफे तसल्ली के लिए लिखे। कमलेश्वर कहता है तो डाक बंगलों का रचनाकार था, पति उसका रास्ता था, गतिमति उसकी पाते थी, वो तो हरफे तसल्ली के लिए लिखते थे। ये आधुनिकता बोध है। आक्षेप आते हैं राकेश के नाटकों के ऊपर के मंच के दृष्टि से। राकेश के नाटक शुरू में आए तो बड़ा उनको असफल माना गया। क्या है इसके अंतर्गत लिखबद्धता नहीं है। लेकिन कालिदास ने, देखिए कि जो उनका आषाढ़ का एक दिन है, वो एक दिन शुरू में अपवाद स्वरूप तो रहा, लेकिन जब उस नाटक का मंचन होने लगा, 18 भाषाओं में नाटक खेला गया। दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता। अलका जी जैसे अनामिका जी ने इस नाटक का मंचन किया। अंबिकापुर के अंतर्गत खुले मंच के ऊपर पत्थरों के भीतर इस नाटक को ओपन मंच पर खेला गया। और सबसे बड़ी बात थी कि उसकी भाषा बहुत आधुनिक थी। राकेश भाषा का संपूर्ण ज्ञान उनके पास था। छोटे छोटे वाक्य जिसका तादाद में हो सके। हम यदि गवाक्ष के अंतर्गत बैठे, हम यदि उस मंच के, राकेश के नाटक के मंच को राकेश को मंचित हो, नाटकों को मंचित होते हुए देख करके यदि हम सभा प्रेक्षागृह के अंतर्गत बैठे तो हम एकमेव हो जाते हैं, तादाद में होने लग जाता है हमारा। छोटे छोटे संवाद। हाँ, ये भी जरूर है कि शुरू में मल्लिका के बहुत लंबे संवाद हैं। जब कालिदास सिर मुड़ा करके और कश्मीर से जब ग्राम का अंतर आता है और मल्लिका के सामने आता है, तब भी उसके बहुत लंबे संवाद है, 4-4, 5-5 पेज के संवाद है। लेकिन किसी संवादों की एकतांता कहीं भंग नहीं होती। पाठक उबकाई और बोरियत उससे महसूस नहीं करता। ये क्या था? मैं समझता हूं कि जब कालिदास मल्लिका के सामने संवाद गढ़कर प्रस्तुत करता है, तो मैं तो समझता हूं कि उसके भीतर कहीं मोहन राकेश है, जो अपने अंतर की आकुलता, व्याकुलता व्यक्त कर रहा है। वही तहजीब, वही तमीज, वही तन्मयता, वही एकतांता, और वही हम पाठकों को, हम दर्शकों को प्रभावित करती है। दर्शक तो तादाद में करता है ना, उसको अभिनीत होता हुआ चेहरा उसे अपना चेहरा लगना चाहिए। उसे बोले जाने वाले संवाद उसके मन की बातें लगनी चाहिए। फिर कहाँ की बोरियत? राकेश ने इसको संभाला।
बकायदा इसको तराजू से तोला, एक एक शब्द को इस तरीके से संयोजित किया कि वह अभिनेता का शब्द लगे, उसके संप्रेषण को सही कायदा दे और वही शब्द प्रेक्षागृह के अंतर्गत बैठे हुए उस नाटक के दर्शकों को भी लगे। ये राकेश की नाट्य कला थी। और यही नाट्य कला नंद और सुंदरी के बीच जो संवादों का स्वरूप है उसमें भी घटती है। वह तो आप देखिए कि पूरे नाटक में कहीं भी बुद्ध और कहीं भी यशोधरा नहीं है, लेकिन पूरे नाटक में ये उसका पार्श्व कितना वाचाल बनाया है राकेश ने। इसको, और सबसे बड़ी बात राकेश की मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसके प्रत्येक नाटक को आप देखें, पढ़ें और समझे तो आप देखेंगे हर नाटक में वो डायरेक्टर बनकर भी उपस्थित है, दिशा निर्देश देता है। कोई संवाद बोलेगा तो कागज को लपेटते हुए बोलेगा, इधर कोने पे बैठेगा, वहां कोने पे बैठेगा, इस तरीके से बात करेगा, ऐसा चेहरा होगा, इस तरीके के हाव भाव होंगे, इस तरीके से भावात्मक स्वरूप होगा, ऐसी बॉडी लैंग्वेज होगी, सब कुछ परफेक्ट। यानी राकेश में क्या नहीं था, सब था। उसने नाटक लिखा और नाटक जिया भी, और दर्शकों के बीच में वह खुद एक नाटककार के रूप में आया तो अभिनेता के रूप में भी प्रस्तुत होता है, क्योंकि निर्देशन पूरे नाटक में उसका है। भाषा तो बड़ी प्रांजल थी राकेश की, कितना बढ़िया बात करता था वो। जब आषाढ़ का एक दिन का जो अनुस्वार और अनुनासिक एक शब्द को लेकर के अटक जाते हैं, विलक्षणता अनुस्वार बोलता है, अनुनासिक बोलता है विचक्षणता, नहीं विलक्षणता, नहीं विचक्षणता, नहीं विलक्षणता, नहीं विचक्षणता, विचक्षणता। ये जो एक शब्दों के भीतर रिदम पैदा करना, संगीतात्मक पैदा करना, एक जिसको कह सकते हैं कि भावनाओं का उद्वेलन खड़ा कर देना, ये राकेश समझते थे। अब इतनी सारी खूबियों लेकर के आया है जो नाटककार, इतनी सारी खूबियों को जो लिखित में दे रहा है, इतनी सारी खूबियों का जो निर्देशन कर रहा है, तो वह कहां से बेईमान होगा। वह तो उन सारी चीजों को समेट करके लेकर के आया है, उसने बिल्कुल बारीक से बारीक अन्वेषण किया है, अवगाहन किया है उसने साहित्य का, सांस्कृतिक बौद्ध को उसने पहचाना है, साहित्यिक बौद्ध को उसने पहचाना है, आधुनिकता बौद्ध को उसने पहचाना है, और इससे आगे मैं कहूंगा कि दार्शनिकता बौद्ध का भी उसको ज्ञान। तभी तो वो इतना बड़ा नाटककार हुआ, इस सदी का बहुत बड़ा नाटककार। मैं कोई तुलनात्मकता की बात करूंगा नहीं, मैं तो सिर्फ यही बात करना चाहता हूं कि मेरा राकेश मैंने आपको सामने रखा है, तो मैंने उन बातों को लेकर के रखा है कि राकेश क्यों महान नाटककार है, क्यों सदी के बड़े नाटककार हैं, आधुनिकता के सबसे बड़े नाटककार होकर के आधुनिक नाट्य कला को किस तरीके से वो प्राण से अभिसिंचन करते हैं, मैं इस पर बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ तो बड़े बड़े नाटक हुए, अकेला जयशंकर प्रसाद ले लो, भाषा की सांस्कृतिक टंकार उसमें कितनी सुनाई देती है, लेकिन नतीजा जब आता है तो लगता है कि सिर्फ एक ध्रुव स्वामी के अलावा उनके रंगमंच पे कोई नाटक कामयाब नहीं हुए। बहुत सारे आक्षेप है कि पात्रों की भीड़, उसकी भीड़, इसकी भीड़, उसकी भीड़। राकेश ने 3-3 अंकों के अंतर्गत नाटकों को लिखा है और कहीं कोई भीड़ नहीं। सरलता और सुगमता से पात्र नाटक के अंतर्गत आते हैं, प्रवेश करते हैं, जिसका रोल आता है, अभिनय आता है, उसका निर्वहन करते हैं। बाकी ऐसा हौच पौच उस नाटक मंच के ऊपर राकेश ने पैदा नहीं किया है
कि हमको या सरहृदय सामाजिक जो प्रेक्षक में बैठ करके नाटक का अवलोकन कर रहे हैं, उसको ऐसा नहीं लगे कि वह कहीं गलत फहमी का शिकार न हो। सब कुछ पारदर्शिता, मंच पर भी, संवादों पर भी, अभिनय में भी, दिशा निर्देशन में भी, सब जगह पारदर्शिता। और भाषा का तो बहुत माहिर रहा है राकेश। उसने सारिका का जब आखिरी अंक आया था, 13वां शायद 11वां अंक था राकेश का, उस 11वें अंक के अंतर्गत उन्होंने लिख दिया कि नाटक में सही शब्द की खोज, ये उनका एक निबंध, एक माध्यम की खोज और नाटक में सही शब्द की तलाश, इसी की उनको फेलोशिप मिली थी। तो वह व्यक्ति होमवर्क करके नाटक में आया था। और चूंकि ये प्रयोजन मेरा विषय लेने का यही था कि आज की जो पीढ़ी है, वो पीढ़ी प्रभावित हो, अनुप्राणित हो, अवगाहन करे, अनुसरण करे और समझे कि अपने आसपास का जो परिप्रेक्ष्य है, जो परिवेश है, जो हमें दिखाई दे रहा है, हम इस परिवेश को किस तरीके से अपने हृदय के भीतर उतार करके नाटक का राकेश का अनुसरण करते हुए और नई अभिव्यंजना करें। राकेश तो हमेशा कहते थे, मेरी एक बार उनसे मुलाकात हुई थी इन द टाइम 1964। मैंने उनसे पूछा था कि जब राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद कर दिया तो आपने अनुवाद क्यों किया? तो उनका कहना है कि भाई देखिए, मैं एक बात बताता हूं कि चाहे कोई व्यक्ति अपनी मौलिक कृति साहित्य को दे या न दे, चाहे कोई रचनाकार अपनी रचना को उस साहित्य जगत में उतारे या न उतारे, लेकिन यदि वह किसी कृति का अनुवाद करके साहित्य जगत के अंतर्गत देता है तो यह बहुत बड़ा काम। क्योंकि अपने समय की भाषा, अपनी सोच समय की स्थितियां, अपने समय की उलझने, अपने समय का दर्पण, अपने समय के सारे वह कहो, अपने समय का आलोड़न मालोड़न वो व्यक्ति दे सकता है जो अपने समय में हो करके उसका अनुवाद करे। राजा लक्ष्मण सिंह ने अपने समय का में अनुवाद किया था, मैं अपने समय में अनुवाद करता हूं। ये समय की स्थिति है। तो राकेश ने ये चीज स्पष्ट रूप से कही है कि आने वाली पीढ़ी इस चीज को समझे, तभी साहित्य प्रगति की तरफ आएगा, तभी रचना प्रगति की तरफ आएगा, तभी मूल्य प्रगति की तरफ आएंगे, तभी हम प्रगति की तरफ बढ़ेंगे, तभी साहित्य को हम विश्व साहित्य की तुलना में अपना साहित्य खड़ा कर सकते। ये चीज तब आ सकती है। हम शोधार्थी से उम्मीद जगाते हैं, आप में से अधिकांश लोग निर्देशक भी हैं शोध के, आप भी चाहते हैं कि आपके ज्ञान के माध्यम से एक ऐसा शोधार्थी तैयार हो कि जो हमारे साहित्य को आगे बढ़ाए, जो हमारी रचनाशीलता में सक्रियता पैदा करे, जो हमारी आधुनिक समस्याओं का निष्पादन नए चरित्र, नई दृष्टि और नई अभिव्यक्ति के साथ प्रस्तुत करे। ये हमारी लालसा रहती है। तो हम यही चाहते हैं कि हमको अध्ययन को बढ़ाना है। हमको ये जो किताबें शेल्फ में रखी हुई है, इनको टटोलना है। अभी तो ये टाइम आ रहा है कि सारे के सारे कंप्यूटर के अंतर्गत फिट है।
सब डिवाइस पर खड़े हुए हैं, रखे हुए हैं। किताबें कुरकुरु स्वाह हो रही है, सब भस्म हो जाएगी, तो हम तलाश कहां से करेंगे? अगर वो मैनुअल पे आ जाएगा सब, और उस मैनुअल को बनाने वाले की चाबी कहीं गुम हो जाएगी, तो फिर हमारी पौराणिकता की तलाश हम कहां से करेंगे? फिर हमारी मूल्यों की तलाश हम कहां से करेंगे? फिर हमारी संस्कृति के आख्यान हम कहां से देंगे? तो हमें आना है, समझना है। राकेश को लाने का मेरा मकसद यही है कि देखिए कहां से चला है वो नाटक। उसके सब कुछ है, लेकिन नाटक के भीतर से उसके घर की तलाश भी आप देखिए, जो उसके जीवन की एक जीवन का मकसद रहा। जब ग्रेटर कैलाश में उनका घर बना था, तब उनको तसल्ली मिली। तो वो भी कहाँ बना पाए थे? आज के समय में मकान बनाना कितना कठिन है, तब अनुदान मिला था उनको। हमेशा घर को तड़पते थे। राकेश की जिंदगी के अंतर्गत सिर्फ दो ही चीजें थी, माँ और घर। वो तो अपनी माँ को कहता है कि तेरे बेटे की काबिलियत उसके पेट में बंद है, और वो काबिलियत किस तरीके से सामने आई है आप देखिए। तो अपने को आजमाना, हमें अध्ययन करना है, अपने मूल्यों का दोहन करना है, साहित्य का संवर्धन करना है। जो रचनाकार जिस प्रकार की दृष्टि हम पर जमाए बैठे हैं, उनके दृष्टि में हमें खरा उतरना है। और चूंकि हम बौद्धिक पक्ष के भीतर जाकर के ये सारी बातों का चिंतन मनन कर रहे हैं, इसलिए मैं आपके सामने चाह करके, मुझे मंजुनाथ जी के माध्यम से, तो उन्होंने मुझे विषय दिया था नाटकों की परंपरा, और राकेश बहुत लंबा हो जाता। अलबत्ता ये विषय मेरा, इस पर भी मेरी तैयारी थी, लेकिन मैं सोच रहा था कि इतने लंबे विषय को यदि मैं उसका निर्वहन करने यहाँ बैठूंगा, तो एक तो समय भी इजाजत नहीं देगा, और बिखराव बहुत आ जाएगा। इस विषय को मैंने इसलिए प्रस्तुत नहीं किया कि मैं झूठा हूं, बल्कि इस विषय को इसलिए अंगीकृत मैंने किया कि अंदर जाने का अवकाश मेरे पास नहीं। इसलिए मैंने राकेश का चयन किया, और इस विषय को लेकर के मैं आपके बीच में उपस्थित हुआ। प्रश्न बहुत सारे खड़े हो सकते हैं। जब मैं राकेश को अध्ययन करता था, तब मेरे दिलो दिमाग में भी बहुत सारे प्रश्न खड़े होते थे। लेकिन एक मैं नितांत पारिवारिक बात बताता हूँ आपको, कि जब मैं राकेश की किताबें लेकर के आया था, उसमें काम करने की मैंने सोचा था, मेरी भाभी मुझसे 20 साल पहले एमए हिंदी में थी। उन्होंने जब नाटक राकेश की समग्र साहित्य पढ़ा मेरे माध्यम से, तो मुझसे कहा कि भाई तुमने मुझे बहुत अच्छी चीज पढ़ाई। और राकेश तो प्रसाद से आ गए। नहीं, मैं नहीं कहूँगा, मैं नहीं कहूँ। उन्होंने कहा, उन्हीं जिज्ञासा बस कहा, उनको अच्छे लगे, एट ए ग्लांस वो कह गई। लेकिन कहाँ हमारी भारतीय साहित्य का एक, नाट्य साहित्य का एक मेरुदंड प्रसाद नामवर सिंह जी से मेरी चर्चा हुई थी। नामवर सिंह कह रहे हैं कहाँ राकेश के नायक और कहाँ प्रसाद के नायक। उनकी आंखों के अंतर्गत प्रसाद के नायक के आंखों में शोले हैं, तलवार कटी में बंधी रहती है, लपलपाती हुई तलवार म्यान से बाहर रहती है उनकी। कितनी ओजस्विता, तेजस्विता और राष्ट्र प्रेम ददकता उनके नाटकों के भीतर। क्या चरित्र और क्या राकेश के चरित्र। लेकिन अब मैं क्या बोलता नामवर सिंह। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की तीसरी मंजिल पर हम लोग चढ़ रहे थे, वे अपना कुछ बिल पारित कराने के लिए जा रहे थे। मैंने उनसे कहा कि सर, राकेश के नायक की आंखों के भीतर चमक नहीं है, क्योंकि वे आधुनिक जीवन से प्रताड़ित चरित्र, क्योंकि आधुनिक जीवन की कुंठा उनके भीतर, उनके चरित्र में तेजस्विता कहां से आएगी। तो राकेश के चरित्र का ये चीज देखिए। हाँ, अंतिम तौर पर एक बात और कहता हूं कि मुझे याद है 2009 में दिल्ली में कथा यूरोपियन
अटेंड करने के लिए मैं गया था और उसमें अमोल पालेकर से मेरी चर्चा हुई थी और तब उनकी अनाहत नाम की एक पिक्चर आ चुकी थी। जब हम लोग डिनर पर थे, खाना खा रहे थे, रकाबियाँ प्यालियाँ हमारे हाथ में थी, एक कोने पे मैंने अमोल जी के पास गया और मैंने कहा कि सब आपने अनाहत मराठी में भाषा में बनाई है, आपने हिंदी में नहीं बनाई है, जबकि हिंदी दर्शक के माध्यम से आप इतने बड़े रचनाकार, नाटक नायक और इतने बड़े निर्माता निर्देशक बने, आप अपने हिंदी के अंतर्गत नहीं बनाए। मुझे तो ताज्जुब हुआ उनका जवाब सुनकर। वो बोले कि भाई हिंदी में हिंदी की सोच को लेकर लिखने वाले नाटककार है ही कौन? एक धर्मवीर भारती और एक मोहन राकेश। हिंदी में हिंदी की सोच को लेकर लिखने वाले नाटककार धर्मवीर भारती और मोहन राकेश। अंधा युग और आषाढ़ का एक दिन, अंधा युग और लहरों के राजहंस, अंधा युग और आधे अधूरे। तो मैं समझता हूं कि जिस विचार की नौका पर सवार होकर के मैं चला था, उसको मैं आपके तट के सुपुर्द करता हूं और मैं इस प्रकार का विश्वास व्यक्त करता हूं कि राकेश के नाटकों के संबंध पे जो अनुसंधानात्मक दृष्टि मैंने आपके सामने परोसी है, आप शायद उससे इत्तेफाक करेंगे, आप शायद उसे स्वीकृति देंगे, आप शायद राकेश के उस युगबोध पर अपनी मोहर लगाएंगे। मैं शायद समय भी हो रहा है, तो मैं समय का ध्यान रखते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। आपने मुझे सुना, मौका दिया। इस गंगा और कावेरी व्याख्यानमाला की कलकल लहरियों के भीतर मेरे स्वरों को समाहित करने का आपने मुझे एक सुअवसर प्रदान किया। ये मेरी जीवन की डायरी का एक अनोखा पृष्ठ रहेगा। आप सबको धन्यवाद और इस व्याख्यानमाला की कामयाबी के लिए मैं उस सरस्वती से आराधना और उपासना उसकी करूँगा कि वह इसे और भी आगे बढ़ाए और उसे कामयाबी के उच्चतम शिखर तक, जैसा कि इसके आयोजकों का मानना है और स्वीकारना है, वहाँ तक जाए। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने मोहन राकेश और उनके नाटकों के विषय में बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत प्रांजल, बहुत लालित्यपूर्ण और विश्लेषणात्मक ढंग से आपने जितनी बातें प्रस्तुत की हैं, उन्होंने जो लोग कुछ अंतराल हो गया होगा, लहरों का राजहंस पढ़े, आषाढ़ का एक दिन पढ़े और आधे अधूरे पढ़े, वो यात्रा कर आए होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। और आपने अपने वक्तव्य में बहुत सारी बातें प्रस्तुत की हैं। समकालीन आधुनिक जीवन के जो द्वंद्व हैं, तरह तरह की जो विषम परिस्थितियां हैं, उनको मोहन राकेश ने किस तरह से अपने नाटकों में विन्यस्त किया है और उसमें किस तरह अपने चरित्रों के माध्यम से, घटनाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया है। निसंदेह मोहन राकेश हिंदी के गौरव हैं और उन्होंने अपने नाटकों के माध्यम से हिंदी नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र और जयशंकर प्रसाद के बाद जो है मोहन राकेश के यहाँ पहुंचकर एक विलक्षण जो है यात्रा पूरा करती है। कुछ और भी बीच में नाटककार हैं, लेकिन भारतेंदु और प्रसाद के बाद मोहन राकेश, और आपने प्रसाद और मोहन राकेश के कुछ
तुलनात्मक उस पर ना करते हुए भी थोड़ा आपने उस पर बातें अपनी कही हैं। मैं और अपने प्रतिभागी साथियों से अभी मैं जिज्ञासाएं आमंत्रित करूं तो मैं अपने से ही शुरुआत कर लेता हूं। सर, मैंने जो जाना उसमें ये देखा है कि जैसे आषाढ़ का एक दिन जो इनका नाटक है, जिस पर लगभग जितने महत्वपूर्ण रंगकर्मी हैं, जो रंग निर्देशक हैं, उन्होंने इसका निर्देशन किया है, चाहे वो इब्राहिम अलका हों या जालान हों या और जो लोग हों जिन्होंने इस पर किया है, या मणि कौल ने जो 1971 में जो फिल्म बनाई और उस फिल्म में जो है उसको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। तो आप जो है इस नाटक की जो अंतर्वस्तु है या नाटक का जो संरचनात्मक स्वरूप है और जो इसका रंग निर्देशन हुआ है या इसका जो रंगमंच पर जो इसकी प्रस्तुति हुई है, उससे आप जो है कितना संतुष्ट हैं, या उस जो है अगर ये फिल्म आपने देखी हो, देखी ही होगी आपने, जो मणि कौल ने बनाई है, तो कितना न्याय कर पाए हैं ये रंग निर्देशक इस कृति के साथ? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, समझनी है। सबसे बड़ी बात यह होती है कि जब यहाँ आकर दो बातें पैदा हो जाती, दो बातें यहाँ पैदा होती है कि रचनाकार जब रचना लिखता है तो मैं एक पहला शब्द तो राकेश खुद कहता है कि हर पे तसल्ली के लिए लिखता हूं, आप सब जगह पढ़ सकते हैं उसको, कमलेश्वर ने भी ये माना है। अब जब लिखी हुई चीज का निर्देशन करता है तो मैंने आपके सामने एक बात रखी, वो बात ये रखी थी कि राकेश कहता है कि हम अनुवाद इसलिए करें कि अपने समय का जो भाषा है, जो अपने समय का द्वंद्व है, वो अनुवाद में हम लिखे हैं। राजा लक्ष्मण सिंह ने अपने समय का द्वंद्व लिखा। जब निर्देशक उसको निर्देशित करता है रचनाकार को, तो वो अपना समय भी साथ लेकर के चलता है। उसके सामने दो बातें होती, उसके सामने भी दो बातें। अमोल पालेकर ने मुझे कहा था कि मैंने अनाहत इसलिए मराठी बनाई कि जलगांव, पुणे, बॉम्बे और महाराष्ट्र से मुझे अपनी निर्मात बनाने के पैसे मुझे मिल जाएंगे। हिंदी दर्शक चाहे मुझे शायद मेरा लागत नहीं निकाल दे, मैं जितना लगाऊंगा मुझे मिल जाएगा। निर्देशक के सामने दो चीजें आती, क्योंकि उसके ऊपर एक प्रोड्यूसर भी रहता है। उसके सामने दो चीजें आती है कि ठीक है, ये कलात्मक फिल्म बनाएंगे आप, आर्ट फिल्म बनाएंगे, समानांतर फिल्म बनाएंगे आप, ठीक है, लेकिन ऑडियंस को जो एक नई भावभूमि पे आ गया, आलोचना सब जगह है। मैंने आपको बताया कि जब शुरू में आषाढ़ के दिन पे चर्चा कर रहा था तो बहुत सारे सवाल उठे थे जिसका जवाब राकेश ने दिया। तो निर्देशक के सामने कुछ उसके भी अनुबंध होते हैं, वो भी प्रोड्यूसर के इशारों पर चलता है। वो समझता है कि इसके अंतर्गत इन बिंबों को, इन प्रतीकों को इस तरीके से लाना पड़ेगा। तो आपका कहना इस मायने में दुरुस्त है, लेकिन हूबहू देखिए, मुझे एक सेकंड और मैं ये इसलिए ले रहा हूँ, जब देवानंद गाइड फिल्म बना रहे थे, थोड़ा विषयांतर होगा लेकिन बात क्योंकि इससे ताल्लुक रखती है इसलिए मैं आपके सामने रहा। जब गाइड फिल्म बना रहे थे तो वो आर के नारायण को उन्होंने लंदन की सड़कों के ऊपर पकड़ा और उनसे अनुमति ली कि सर मैं आई वांट टू मेक गाइड फिल्म, आपके उपन्यास पर बनाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ओफ, 20 सड़क पर कारों का रेला आ जा रहा था, वो भागते हुए देवानंद ने पकड़ा। देवानंद तो जानते हो, वाज फास्टर देन जॉन इन, स्मार्टर देन जेम्स बॉन्ड। उसने पकड़ा, बातें हुई, तो उन्होंने कहा ठीक है। लबोलवाब ये निष्कर्ष ये बना कि क्या आप गुरुदत्त के साहिब बीवी गुलाम जो था, उसके विमल राय मित्र का जो साहिब बीवी गुलाम था, उसके साथ जो गुरुदत्त ने न्याय किया वैसा कर पाएंगे? तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सवाल आता है डायरेक्टर के सामने न्याय करने का, तो डायरेक्टर थोड़ा सा अपना भी सोचता है, अपनी निर्देशन कला, क्योंकि उसको आगे भी फिल्म पकड़नी है।
क्योंकि वो तो प्रोफेशनल क्षेत्र के अंतर्गत उतरा है। तो आपका सवाल सही हो सकता है, लेकिन मेरी दृष्टि इस तरीके की है कि निर्देशक अपने हिसाब से चीज़ों को निर्देशित करता है, क्योंकि प्रोड्यूसर का इशारा उसके पास होता है। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद सर, उत्तर मिल चुका है मुझे, बिल्कुल ठीक आपने फरमाया है। अब मैं अपने साथ जुड़े हुए जो सुधीजन हैं, मैं आमंत्रित करता हूं आप में से जो लोग प्रस्तुत विषय से संबंधित अगर आपकी कोई जिज्ञासा है, प्रश्न है, तो आप अपना माइक ऑन करके आज के मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर पुरुषोत्तम दुबे जी से सीधे आप रूबरू हो सकते हैं, सवाल अपना पूछ सकते हैं। नमस्कार सर। जी जी, स्वागत है सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि सफल नाटक की कसौटी क्या है? क्या सफल नाटक की कसौटी इसी को माना जाए कि उसका सफलतापूर्वक मंचन हो सकता है? तो क्या हम उसी नाटक को सफल मानेंगे या उन नाटकों को भी जिनको पढ़कर हमको प्रेरणा मिलती है, आनंद आता है और बहुत कुछ मिलता है? तो नाटक को हम किस कसौटी पर हम तौलें कि ये सफल नाटक है या जो भी? सर यही बात है। बहुत अच्छा सवाल है आपका। मुझे बराबर कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन शायद मेरी मेमोरी में को यदि खंगालो तो प्रेमचंद ने शायद गबन के अंतर्गत लिखा है कि बारात जब पास होती है तब जब देखने वाले उसको गैलरी में बालकनी में आकर के खड़े हो जाएं, और नाटक जब पास होता है कि बजाने वाले उस देखने वाले तालियां बजा दे। ये प्रेमचंद ने लिखा है गबन। मेरा मतलब ये है कि कसौटी आपको सहृदय सामाजिक जो प्रेक्षागृह के अंतर्गत आ रहा है, जो प्रेक्षागृह में महंगी टिकट लेकर के बैठा है, वह कसौटी है नाटक। आप लेखक हैं, आधुनिक समय के लेखक हैं। अब ये एक अलग बात है कि प्रासंगिकता अपने समय के, जैसा कि भारतेंदु जी के बारे में आपने बताया कि उस काल के नाटक हैं, तो ये तो एक प्रासंगिकता एक अलग बात है, लेकिन समसामयिकता जो बात है, कॉन्टेम्परेरी जिसको हम कह सकते हैं, ये इसका बोध रचनाकार को होना है कि आप आजकल का आज मल्टीप्लेक्स करते को टिकट 800 900 रुपए के हो गए। अब ये देखिएगा कि एक टिकट, इतनी महंगी टिकट, और सपरिवार यदि व्यक्ति आया है तो उसका तो खर्चा ही मतलब 10,000 का हो गया, 10 आदमी लेकर आया, तो उसको आज के नाटककार को ये देखना पड़ेगा कि यदि वो नाटक लिख रहा है तो ऑडियंस को ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा, समसामयिक दर्शक ध्यान में देखना पड़ेगा, उसकी पॉकेट पर के खर्चे को ध्यान में देख करके उसके भीतर क्या धड़क रहा है। आज हम युद्ध के कगार पर बैठे हैं, बारूद के ढेर पर हम बैठ गए हैं, परिदृश्य पूरे बदल गए हैं, ग्लोबलाइजेशन का जमाना हो गया, वैश्विक गांव के अंतर्गत हम आ गए, सोशल मीडिया ने हमें इतना जोर दिया है कि हम इतने नजदीक आ गए। तो हमको आज आम दर्शक की तलाश बजरिए अपने खुद के हमें करना पड़ेगा। राकेश ने ही तो किया है, राकेश ने दर्शक को देखा है, वो पहले दर्शक दीर्घा में गया कि क्या दर्शकों की चॉइस है। हमको ऑडियंस की चॉइस, पाठक की चॉइस देख करके चलना पड़ेगा, क्योंकि पाठक की सबसे बड़ी स्वीकृति है, तो उसके भीतर की नब्ज टटोलिए, यही नाटक की सफलता है। आएगा ही, आप संवेदना से बांध सकते हैं। अगर अमेरिका के अंतर्गत किसी एक व्यक्ति के ऊपर कोई जालिम जुल्म हुआ, वो जुल्म हमने पढ़ा अखबार में, तो हमारा मन संवेदना से जुड़ जाएगा। लेकिन एक ऐसा धनाढ्य व्यक्ति जिसके पास बहुत पैसा है लेकिन कहीं दान नहीं देता, कहीं पाठशाला में पैसा नहीं देता, कहीं कुछ किसी प्रकार की मदद नहीं करता गरीबों का, और वो मर जाएगा तो उसको उसका दुख नहीं होगा।
तो महाकरुणा बांधती है, संवेदना बांधती है, फीलिंग्स बांधती है। तो आपको आज के समय के ऊपर दस्तक देना पड़ेगा और उसके भीतर जो आदमी एक एक सांस का मोहताज होकर के जिंदगी को देख रहा है, भाई कितनी बढ़िया बात थी कि जब राकेश मरे थे तो कमलेश्वर ने लिखा था कि जब राकेश मरे थे, इत्तेफाक की बात है कि मैं दिल्ली में पैरामाउंट होटल में ठहरा था जिस वक्त राकेश मरे थे, पहाड़गंज में। सूचना मुझे मिली थी, कमलेश्वर ने बोला था कि राकेश मरा तो दिल्ली की धड़कन बंद हो गई, क्या मैं मरूंगा तो ऐसा होगा? देखिए राकेश मरे तो दिल्ली की धड़कन बंद हो गई, क्या मरूंगा तो ऐसा होगा? ये फीलिंग, यानी आपको पाठक के अंतस को टटोलना पड़ेगा और टटोल करके कोई रचना आप लिखेंगे, कोई संवेदना के धागे से आप बांधेंगे, विश्व महाकरुणा से बना हुआ है, जुड़ा हुआ है, तो सफलता जरूर है। सफलता मैं नाटककार की तब मानूंगा जब ट्रांसपेरेंसी के साथ वो नाटक लिखे और आम जनता की उसके अंतर्गत आवाज आए। यदि वो कंटेम्प्रेरी फिल्म बना रहा है, कला फिल्म बना रहा है, अब मनोरंजन की बात एक अलग है, इसकी तो बात छोड़िए। मैं समझता हूँ कि यही सफलता है कि वो दर्शकों से सराहा जाए और दर्शकों की मन मर्जी को लेकर के, उनकी आंतरिक भावनाओं से संश्लिष्ट होकर के यदि कोई लेखक लिखता है तो यही उसकी सफलता है। जी धन्यवाद। मुझे लगता है पगारे जी को उत्तर अपना मिल गया होगा और शायद वो ये जानना चाहते थे कि जो नाटक विशुद्ध पाठ्य विधा के रूप में ही अपनी पूर्णता अगर अर्जित कर लेती है, कोई नाट्यकृति ऐसी है कि जो केवल पाठकों के लिए ही अगर वो लिखी जाए, अब उनका दृश्य माध्यमों में रूपांतरण न हो, तो भी क्या वो सार्थकता या सफलता अपनी जो है तय कर सकती है? बिल्कुल सही है, सही बात है आपने। अच्छा मतलब विश्लेषण आपने ठीक किया। असल में क्या है कि राकेश भी तो पाठकों के लिए लेकर के आया था नाटक, पाठकों ने ही तो उसको स्वीकृति दी। और हम देखते हैं कि आपकी तो ये दृष्टि पर है। मुझे तो जब चंद्रगुप्त नाटक पढ़ता हूँ प्रसाद का, तो मुझे तो चंद्रगुप्त नाटक भी बहुत अच्छा लगता है, मेरे दिल के बहुत करीब है। जब उसका नायक चंद्रगुप्त देखता कहता है कि युद्ध देखना चाहती हो तो मेरा हृदय चीर कर देखो मालविका, यहाँ तुम्हें सब तरह के युद्ध मिलेंगे। तो ये तो हमारे मन के भीतर है। वहां मैं कितना सहमत हूँ उससे, प्रसाद से, नामवर सिंह की तरह सहमत हूँ। तो ये जरूर है कि आप चाहे दृश्य माध्यम से कोई चीज ना आए, लेकिन उसके भीतर की जो शब्द हैं वो इतनी स्पिरिट उसके अंतर्गत होनी चाहिए, क्योंकि जो शब्द हैं वो सीधे बैठते हैं हृदय में, दृश्य तो बाद में आते हैं। दृश्य को तो वाचाल बनाना पड़ता है, यदि वो खुद ही शब्द को नहीं समझेगा दृश्य कैसे वाचाल बनेगा। दृश्यों का ऐसा समागम रचनावली के भीतर होना चाहिए कि उसको पढ़ते बराबर यह मृत्युंजय को पढ़ते हैं, अनुवाद को पढ़ा है मैंने, मृत्युंजय को 12 बार पढ़ा, शिवाजी सामंत को। किसी दृश्य उसके अंदर वो आप देखिए 14 संस्करण, वो भी 5-5 हजार प्रतियों में हो रहे हैं। आप समझिए गरुड़ सर्प को लेकर के उड़ रहा है, गरुड़ सर्प को लेकर के उड़ रहा है, उसका भक्षण करेगा वो, और अर्जुन और कर्ण आज आमने सामने खड़े हैं, दोनों प्रतिद्वंद्वी है, उनके अंतर्गत मतलब एक दूसरे के प्रति प्रतिशोध है। और वो सर्प गरुड़ का उड़ता हुआ सर्प उसके मुंह से छुड़ करके, और कृष्ण अर्जुन और
दुर्योधन के बीच में आकर के गिर जाता कुंडली मार करके, उनमें आंकड़ा है। क्या क्या दृश्य है, क्या उपस्थित किया है वातावरण को। क्यों नहीं सहमत होंगे आप उससे? आपकी सोच को कुरेदना पड़ेगा, मनुष्य की सोच को कुरेदना पड़ेगा, वहीं स्वीकृति है। तो कोई जरूरी थोड़ी है कि उसका दृश्यांकन हो, उसका फिल्मांकन हो। उसके भीतर आपको जाना पड़ेगा। पाठक तो सहृदय है, वो तो सारी भावनाओं का संगम लेकर के आया है। क्या बात थी कि एक रात धर्मवीर भारती ने गुनाहों का देवता उपन्यास लिख दिया, एक रात लिख के सो गए, और सवेरे हर 2 मिनट के बाद बाजार में गुनाहों का देवता बिका। क्या चीज थी, क्या दृश्य आया था? चीजें तो वो हो, आप उनको देखिए अंदर। पाठक फिल्म की तरह देखता है, पाठक तादाद में करता है। पाठक जब किसी रचना को पढ़ता है तो उसके अंतर्गत 10, 12, 15 उसके चरित्र होते हैं, किसी एक चरित्र के साथ पाठक खड़ा हो जाता है। जी जी जी, क्या बात है। बहुत पाठक तो अंदर है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि पाठक जो है वो विजुअलाइजेशन करता है, वो स्वयं तादाद में जो है किसी चरित्र के साथ स्थापित वो तो उसके भीतर एक चरित्र को खोल देता है, जो उसके मनचिता चरित्र है, उसके साथ हो जाता है। जी, वो ये भूल जाता है कि मैं पेंट करो टाई पहन करके नावल पढ़ रहा हूं। वह जब उसके साथ होता है, यीशु के साथ होता है, तो ये भूल जाता है कि भाई मैं तो आलीशान मकान के अंतर्गत बैठा हूँ, 4 मेरे पास नौकर है। वो तो लगता है कि मैं भी उस जमींदार के पैताने रखे हुए जूते के पास बैठा हूँ। जी जी, जिसे आचार्य भट्टनायक साधारणीकरण कहते हैं। राइट। तो मैं समझता हूँ कि ये तो सब ये एक माया नगरी है, और वो भीतर की जो माया है रचनाकार में, और उसका जो उसको स्वीकृति देने वाला तो पाठक है उसका। जी जी, धन्यवाद। पाठक जितने ज्यादा हाथ खड़े करेगा निर्माता उसकी तरफ जाएगा। देवानंद क्यों गया गाइड बनाने? जब हिंदी के चौहान ने उसका अनुवाद किया है, उसका इनिशियल भूल रहा हूं मैं, गाइड द गाइड का, 2 व्यक्तियों ने मिलकर के उसका अनुवाद किया। तो हम मतलब ये चीजों को देखें कि पाठक उस आप आके जाके एक सुधा एक चंद्र गुनाहों का देवता पे फिल्म बनी, तो पाठक उबाल देता है चीजों को। सच्चा दर्शक तो पाठक है। कई बार आप जानते हैं, भाई मैं तो बड़ा इमोशनल आदमी हूँ, मैं कोई नाटक पढ़ता हूँ तो चाहे वो नारी का चरित्र हो, यदि वो भी कोई ऐसी बात कर देती है जो बात मेरे अंतस को खुलती है, तो मेरे में उसके साथ मेरे भी आंसू आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? कि नारी के मुख से कही हुई करुण कहानी करुणा को और बढ़ा देती। तो मैं आपकी बात से सहमत हूं। पाठक सबसे बड़ा दर्शक है, पाठक सबसे बड़ा निर्माता है, पाठक सबसे बड़ा अन्वेषी है, जो उसके नाटक की तलाश करके उसको अच्छा या बुरा करने की कसौटी पर ले जा सकता है। जी जी, धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। और हमारे साथ जो प्रतिभागी साथी जुड़े हुए हैं, समस्त विद्वज्जन, अध्यापक साथी, जो भी शोधार्थी विद्यार्थी, अगर कोई सवाल है तो आप अपना माइक ऑन करके सर से पूछ सकते हैं। बहुत ही सुंदर ढंग से आपने आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे का विश्लेषण किया है। मोहन राकेश की रचना धर्मिता, नाट्य लेखन शैली, और वो क्या जो है, किस तरह से हिंदी नाटक में उनका अस्तित्व किस तरह से है, क्या उनका योगदान है, उस पर बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणियां आपने अपने वक्तव्य में की हैं। ये अच्छा है कि ये रिकॉर्ड हो रहा है और इसको यूट्यूब पर अपलोड किया जाएगा, तो इसको दोबारा भी सुन सकेंगे, सुना जा सकेगा।
अगर किसी का अगर इसकी रिकॉर्डिंग है तो कृपया आप मुझे भी भेजें, जी अवश्य अवश्य सर, प्रेषित करेंगे। ताकि आई एम सॉरी टू से इसमें मुझे संशोधित होने का मौका मिले। निश्चित निश्चित रूप से सर मैं प्रेषित करूंगा इसको, लिंक आपको अपलोड करने के बाद। तो कोई प्रश्न है आप में से किसी साथी का? अगर आप है तो, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अच्छा, एक जिज्ञासा मेरे मन में सर ये भी थी कि आषाढ़ का एक दिन में जो कालिदास है, जो मल्लिका को जो है छोड़कर जिसे जाना पड़ता है और वो उज्जैनी जाता है, और एक ये आषाढ़ का एक दिन नाटक ये बात सामने लाती है कि हम जो यश प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए, वैभव प्राप्त करने के लिए जो जिंदगी में छलांगे लगाते हैं, प्रयास करते हैं, तो एक तरफ उसका वो प्रेम छूट जाता है, और वो ठीक है कि वो एक उससे दूसरे से उसका शादी करता है, क्या है उसका नाम आपने बताया, प्रियंगू या क्या है? तो हाँ जी, तो क्या यही जीवन की नियति है, ये कहना चाहते हैं मोहन राकेश कि जब जब ऐसा होगा हम भौतिक उन्नति के उसमें पढ़ेंगे और प्रयास करेंगे, तो हमारा जो एक गांव का जो जीवन है कालिदास का, जितने सुखद जीवन वो जी रहा है मल्लिका के साथ, वो कैसे उसका छूट जाता है? तो क्या ये शाश्वत सत्य की तरह वो निरूपित करना चाहते हैं? प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। कई कई बार इस सवाल से मैं भी टकराया। इस सवाल ने मेरे विचारों पर भी बंदूकें दागी। आपका यह सवाल बेजा नहीं। नियति, प्रसाद तो अपने नाटकों में नीतियों को लेकर के चले। जी जी। नियति, फॉर्च्यून जिसको हम कह सकते हैं, ये तो एक व्यक्ति को उस जगह ला करके खड़ा कर देता है कि उसके अंतस में ये कल्पना नहीं होती। ये जो भावना है ना, ये समाज के वसूलों के पहाड़ के नीचे दबी हुई रहती है। हम अपनी भावनाओं से, हौसलों से आकाश, लेकिन क्या उड़ पाते हैं? नियति यही तो ड्रामा है, यही तो जिंदगी रंगमंच है, यही तो नाटकीयता है। कल्पना भी की जाए तो ऐसी की जाए कि जो उसमें मतलब परिदृश्य उजागर हो जाए। अशोक घोष ने सौंदरानंद को लिखने में बहुत कल्पना की, राकेश ने तो और ज्यादा कल्पना जोड़ दी। जी निश्चित रूप से। ये जो चीजें जो आपने प्रश्न खड़ा किया है वो आनंद था, लेकिन एक इस प्रश्न के पहले वो कहती है कि प्रतिभा लाखों स्थापित होने से ही प्रतिभा पूज्य नहीं होती। ये प्रेरणा भी तो है उसकी। और अपनी प्रेयसी से प्रेरित होकर के कौन मनुष्य होगा, ये उसकी छलांग नहीं है। ये उसके निर्णय के पीछे उसकी प्रेयसी का विश्वास है। ये उसकी छलांग नहीं है जी। ये उसकी क्रमबद्धता है। वो कामयाब होगा, अपन के गुड विशेष नहीं करते हैं क्या? ये मल्लिका का एक जिसको प्रेरणास्पद बात है मल्लिका की, तुम वहां जाओ, स्थापित होंगे तब तुम्हारी कद्र होगी, वरना कुछ नहीं होने वाली है। विलोम तुम्हें या उल्टा सीधा बोलता रहता है। कहा तो है उसने, विलोम क्या है एक सफल कालिदास, और कालिदास क्या है एक असफल विलोम। जी। मेरा कहने का मतलब वो प्रेरित करती है, नीति नहीं है। हाँ, नियति किसी की प्रेरणा के भीतर अपना स्वांग बदल करके बैठ जाए, मंजुनाथ जी,
नियति यदि किसी की प्रेरणा के भीतर अपना स्वांग बदल करके बैठ जाए हाँ सर, हाँ, बढ़िया बढ़िया। तो ये तो एक अलग बात होगी। ये तो उसकी प्रेरणा है। हम प्रेरित होकर के काम नहीं करते क्या? हम प्रेरित होकर के काम, कहीं न कहीं तो प्रेरणा होती है। कहते हैं कि पुरुष के उत्थान में नारी का हाथ है। ये क्या चीज है? प्रेरणा तो है। जी, तो बहुत धन्यवाद सर इतने महत्वपूर्ण वक्तव्य के लिए, और जिज्ञासाओं का बहुत ही सुंदर ढंग से आपने शमन किया है। और अब मैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की ओर चल रहा हूं। तो मैं डॉक्टर एस ए मंजुनाथ जी, जो पॉम्पे कॉलेज एकला मंगलुरु में हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं और गंगा कावेरी व्याख्यान माला में हमारे साझीदार हैं। हमारे जो है साथ हम लोग मिल करके इस कार्यक्रम को चला रहे हैं, यानी कावेरी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो डॉक्टर एस ए मंजुनाथ जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आज के मुख्य वक्ता और समस्त प्रतिभागी साथियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन करें। धन्यवाद तिवारी जी, कावेरी के प्रतिनिधित्व करने वाले मित्र, मुझे धन्यवाद देने हेतु अवसर देने के लिए। मित्रों, आप सभी जानते हैं गंगा कावेरी व्याख्यान माला लगातार गतिमान है। आज का जो है 86वां व्याख्यान है। इस व्याख्यान में हमारे साथ जुड़ करके अपना विचार साझा करने के लिए आज के मुख्य वक्ता जो है डॉक्टर पुरुषोत्तम दुबे जी। इनका आज का विषय रहा मोहन राकेश और उनके नाटक। बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण विषय रहा, क्योंकि नाटक के बारे में आज तक इस गंगा कावेरी व्याख्यान माला में इस विषय का मुझे लगता है कोई व्याख्यान नहीं हुआ है। तो इसीलिए क्योंकि इन्होंने मोहन राकेश को इनका बहुत ही प्रिय विषय रहा है और उनके नाटक भी इसी विषय को लेकर उन्होंने अपना विचार प्रस्तुत किया है। और मोहन राकेश के 3 नाटक उनका बहुत ही सटीक विश्लेषण सर आपने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। मैं अपने सभी साथियों की ओर से, आयोजक मंडली की ओर से, मैं निजी तौर पर अपनी ओर से आपको हृदय से आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ हमारे इस व्याख्यान में लगातार जो जुड़ते हुए हमारा प्रोत्साहन बढ़ा रहे हैं बहुत से जो अध्यापक बंधु, शोधार्थी मित्र और छात्र बंधु सभी इस कार्यक्रम में जुड़ते हुए हमारा प्रोत्साहन दे रहे हैं, इन सभी को मैं आयोजक मंडल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ हमारे कॉलेज के प्राचार्य और श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के वहाँ के प्राचार्य और श्री लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय गोंडा के जो हिंदी विभाग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर शैलेंद्र नाथ मिश्र जी, और जो कार्यक्रम का सुंदर संचालन कर रहे हैं मेरे मित्र जयशंकर तिवारी जी, और उनके इस कार्यक्रम के आयोजन में हमारा साथ दे रहे हैं उनके परिवार के सभी सदस्य, इन सभी को मैं अपनी ओर से हृदय से आभार प्रकट करता हूं। सभी को धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ज्ञापन हेतु आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सुंदर ढंग से आप के इस संग साथ के परिणाम स्वरूप ये व्याख्यान माला आगे बढ़ रही है। और मैं आपके स्वर में स्वर मिलाते हुए आज के मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर पुरुषोत्तम दुबे जी को प्रणाम करता हूं और बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने इतना मूल्यवान वक्तव्य दिया, अपना कीमती समय निकाल करके। और समस्त विद्वज्जन को, समस्त प्राध्यापक साथियों को, शोधार्थियों, विद्यार्थियों को, सभी को मैं इस मंच से आभार व्यक्त करता हूं।
और इसी के साथ आज के कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूँ। सभी के प्रति बहुत बहुत आभार।